हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डी ब्लॉक स्टार्ट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और समझने की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो आज पढ़ते हैं हम डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। एक एक गुण को ढंग से समझना दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इन गुणों में से ही पूछे जाते हैं। तो हम डी ब्लॉक के तत्वों के गुण पढ़ रहे हैं और सबसे पहला गुण है धात्विक गुण। अच्छा, डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी धातु हैं। आपको पता ही है डी ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, 40। तो पहली बात तो ये हो गई, डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व धातु हैं। क्लियर। तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी धातु हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। 40 के 40 तत्व डी ब्लॉक के सभी धातु हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनो, मेरी ढंग से सुनना एक एक शब्द को। सभी तत्व धातु हैं और आपको बताया था मैंने पहले चैप्टर में कि धातु जो होती हैं ये क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। सही है। अब जब धातु दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस होती हैं तो इनमें निबिड़ संकुलित संरचनाएं मिलेंगी। जैसे वहाँ पढ़ी थी अपन ने FCC, ध्यान है, HCP। तो मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं और धातुओं में क्या होती हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाएं। तो हम कह सकते हैं इनमें अवयवी कण, धातु में अवयवी कण कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। इनमें अवयवी कण FCC, CCP व BCC। FCC जानते होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, CCP जानते होंगे क्यूबिक सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आदि निबिड़ संकुलित। तो इनमें अवयवी कण FCC, CCP व BCC आदि निबिड़ संकुलित संरचनाएं बनाते हैं। तो दोनों लाइन आपके क्लियर हो गई होंगी। निबिड़ संकुलित संरचनाएं बनाते हैं, इनमें कोई ऐसी समझने की बात नहीं है भाई। डी ब्लॉक के तत्व जो हैं ये सभी धातु हैं और धातुओं में निबिड़ संकुलित संरचनाएं मिलती हैं, FCC, CCP आदि। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं किसी भी धातु की बात करूं, ये कोई धातु है डी ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की धातु, डी ब्लॉक की। धातुओं में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु आपस में धात्विक बंध बना करके जुड़े होते हैं। धातुओं के अंदर कौन से बंध बनते हैं, धात्विक बंध। ठीक है। तो डी ब्लॉक में की धातुओं की बात कर रहे हैं जिनमें अवयवी कण परमाणु हैं और आपस में धात्विक बंध बना करके जुड़े हुए हैं। अब धात्विक बंध बनाने में भाग कौन लेते हैं, धात्विक बंध बनाने में बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉन। तो धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांतीय कक्षा के, ये तो बाह्यतम कक्षा के हो गए, और उपांत का मतलब समझ गए होंगे, बाहर से अंदर वाली कक्षा। उपांत कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। कोई पूछ ले कि धात्विक बंध निर्माण में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो हम कह सकते हैं बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉन,
और उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित जानते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उन्हें बोलते हैं जो कक्षक में अकेले हों। जैसे ये चारों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं क्योंकि ये कक्षक में अकेले हैं। तो बाह्यतम कक्षा के डी उपकोष के बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांतीय कक्षा के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन धातुओं में, कौन सी धातुओं में, डी ब्लॉक की धातुओं में धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में, एक एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़ो, धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में, ठीक है, बाह्यतम कक्षा के, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष के सभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन व उपांत्य, उपांत्य का मतलब समझ गए, बाहर से अंदर वाली, उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। युग्मित नहीं, ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में अकेले हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं दोबारा पूछता हूं, धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो आप कहोगे डी ब्लॉक की धातुओं में बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन। जैसे ये दोनों परमाणु धात्विक बंध बना रहे हैं, तो धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में इन परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब बात करते हैं हम 3D संक्रमण श्रेणी की। 3D संक्रमण श्रेणी याद आ गई होगी आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये 3D संक्रमण श्रेणी है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फै को नी क्यों जलाती, कहाँ से चालू है? परमाणु क्रमांक 21 से। इनके लास्ट में की वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। सबसे आगे तो आर्गन आ गया, इसकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 और 1 21। सही है। अब मैं केवल ये लिख रहा हूँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य समझ गए ना, बाह्यतम मतलब संयोजी कोष का, बंध बनाने वाले कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा? ऑर्गन 4s2 3d2। इसका क्या आएगा? 4s2 3d3। इसका क्या आएगा? ध्यान करो, 4s1 3d4। याद आ गया? भूल गए? याद है? इसका क्या आएगा? 4s2 3d5। इसका 4s2 3d6। इसका 4s2 3d7। इसका 4s2 3d8। इसका 4s1 3d10। कॉपर और क्रोमियम, इनमें गड़बड़ है। इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में जिंक के में, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, स्कैंडियम में बंध निर्माण में, स्कैंडियम परमाणु जो है उसके बंध निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? तो आप कहोगे 3। धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में, क्योंकि धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा के डी का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बंध निर्माण में? 4। इसके कितने इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेंगे? 5। इसके भी 5। बाह्यतम कक्षा के एस के इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके कितने? 7। सही है। इसके कितने? इसके कितने? इसके 6।
क्योंकि डी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 ही तो रह जाएंगे। और आपको पता ही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 2 6 बाह्यतम कक्षा के एस के 2 इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण की क्रिया में, धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेंगे। समझ लेना ढंग से। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? जब 7 भरोगे तो 3 और 2 5। इसके पास 8 भरोगे, समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के आप क्या समझ रहे हो? 8 भरोगे तो 4 रह जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे ये समझ में आ रहा है कि 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर मध्य तक, देखो सबके लगभग सबकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं अधिकांश के में। तो मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। कितने रह गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? डी उपकोष में बात कर रहा हूँ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए 4 3 2। तो मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के एस में तो सबके में 2 इलेक्ट्रॉन है लगभग। तो मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण, ठीक है, मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में वृद्धि होगी, बाद में कमी आएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, समझ के लिखो हर चीज को, ढंग से समझ लो। मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 3D संक्रमण श्रेणी में मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं 1 2 3, समझ गए ना मेरी बात। तो मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में वृद्धि होती है। बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के कारण धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में कमी आती है। तो मध्य तक धात्विक बंध निर्माण की क्रिया बढ़ेगी क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, या ऐसे कह लो धात्विक बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन मध्य तक बढ़ रहे हैं और बाद में घट रहे हैं। नीचे लिख ही रहा है। अब मेरी बात आगे सुनो और समझो। समझने की हर चीज ढंग से सुनना और समझना। एक धातु है उसमें धात्विक बंध ज्यादा है और एक धातु है उसमें धात्विक बंध कम है। कौन सी धातु कठोर होगी? अरे यार, बंध ही तो कठोरता प्रदान करते हैं। जिसमें बंध ज्यादा होंगे उसमें कठोरता अधिक होगी। तो मध्य तक तो हम कह सकते हैं कठोरता बढ़ रही है और बाद में कठोरता घट रही है, क्योंकि मध्य तक धात्विक बंध निर्माण बढ़ता जा रहा है। आयरन में, मैग्नीज में धात्विक बंध निर्माण अधिक होगा तो कठोरता अधिक होगी। तो मध्य तक गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे और फिर घटेंगे। अरे जो धातु कठोर होगी उसका गलनांक क्वथनांक भी तो अधिक होगा। तो मध्य तक धात्विक बंध निर्माण की क्रिया बढ़ने के कारण गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है और बाद में क्या आती है? कमी आती है। तो ये सब बात हम लिख सकते हैं। सोच के लिखें, समझ के लिखें। ठीक है, हम लिख सकते हैं 3D संक्रमण श्रेणी में हर चीज को सोच करके। 3D संक्रमण श्रेणी में मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण, मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण, अहवाल बताया था मैंने, समझाया था पूरा। मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। वह बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, ये गुण सब आपको ढंग से समझने हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने के कारण धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में कमी आती है। अभी समझाया है मैंने।
धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में कमी आती है। क्लियर। और हम कह सकते हैं मध्य तक धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में वृद्धि होने के कारण गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है और बाद में गलनांक क्वथनांक में कमी आती है। तो हम लिख सकते हैं, आते हैं 3D संक्रमण श्रेणी में, मतलब मध्य में धातु कठोर होंगी और बाद में अंत में धातु नरम होंगी, मुलायम होंगी। मध्य तक गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे और फिर घटेंगे। तुम्हें पता ही होगा लास्ट में ये आते हैं जिंक वगैरह, कैडमियम, मरकरी, ये सब लिक्विड होती है ना। ये अनुकंस सॉफ्ट धातु होती है, पारा तो लिक्विड ही होती है। तो मध्य तक तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, मध्य तक कठोर तो बढ़ेगी, बाद में घटेगी, क्योंकि मध्य तक धात्विक बंध बढ़ रहे हैं एक तरह से। अतः 3D संक्रमण श्रेणी में मध्य तक धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में वृद्धि होने से, मध्य तक धात्विक बंध निर्माण की क्रिया में वृद्धि होने से गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है व बाद में कमी आती है। वह बाद में कमी आती है। तो आपके समझ में आ गया हो तो आप इजीली समझ गए हो तो इसको पूरे को नोट कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से समझाया है मैंने, केवल थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करके आए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया नोट। अब हम बात करते हैं द्वितीय गुण की। डी ब्लॉक के तत्वों के हम गुण पढ़ रहे हैं और दूसरा गुण पढ़ते हैं। सभी गुण इंपॉर्टेंट हैं, हम कई सारे 9-10 गुण पढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर में इसी में से आते हैं, गुणों में से आते हैं। नेक्स्ट गुण हम जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, परमाणविक आकार व त्रिज्या। परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या, ऐसे लिखूं ज़्यादा बेहतर है। तो नेक्स्ट गुण हम ये पढ़ने वाले हैं, परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या। समझ गए होंगे, जैसे ये कोई परमाणु है तो ये परमाणु की त्रिज्या हो गई, परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, और परमाणु का आकार गोले के रूप में। त्रिज्या बढ़ेगी तो गोले की साइज बढ़ेगी, मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। परमाणु की त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब बात को समझो, मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, मैं बात स्टार्ट करता हूँ 3D संक्रमण श्रेणी से, है। उससे पहले दो बात, इसको पढ़ाने से पहले दो बात ढंग से सुन लो। एक प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में और एक परिरक्षण प्रभाव के बारे में। जैसे ये किसी परमाणु का नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपको पता ही है धनावेशित कण होते हैं। ये बाहर कक्षाएं हैं, कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ गए मेरी बात? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब मैं जो बात समझाने जा रहा हूं उसको समझो। मैंने बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन पर अन्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। नहीं लगाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और अन्य इलेक्ट्रॉन इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे और वो प्रतिकर्षण का बल बाहर की ओर लगेगा।
इस प्रतिकर्षण के बल को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही याद रखो। मतलब कोई आपसे वैसे तो इसकी इनकी रियल परिभाषा बहुत कठिन है, पर आप सिंपल समझो। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर अन्य इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण वाला परिरक्षण प्रभाव, जिसका सिंबल क्या है? सिग्मा। याद हो गया? परिरक्षण प्रभाव क्या है? तो आप कहोगे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये परिरक्षण प्रभाव है जिसका सिंबल है सिग्मा। और नाविक जो है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण का बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि नाविक धनावेशित है प्रोटॉन की वजह से। नाविक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण का बल लगाएगा, जिसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसका सिंबल है ZeFF। तो दो बलों की बात करी। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के बल लगे। एक तो अन्य इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रतिकर्षण का बल लगा, वो प्रतिकर्षण का बल तो है परिरक्षण प्रभाव। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाविक आकर्षण का बल लगा रहा है, ये कहलाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब एक बात बताओ, परमाणु का आकार या परमाणविक त्रिज्या इन दोनों बलों से ही तो नियंत्रित होगी। अगर मान लो इस परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश सिग्मा से ताकतवर है, तो इसका आकार घट जाएगा। अगर ये ताकतवर हुआ, आकर्षण का बल ताकतवर हुआ, तो इसका आकार घट जाएगा। आकार घट जाएगा, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। और अगर मान लो सिग्मा ताकतवर हुआ, तो इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश से तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर सरकेगा, आकार बढ़ जाएगा। मतलब परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या को कंट्रोल दो बल करते हैं। एक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये परमाणु के आकार को घटाता है, आकर्षण का बल है। और एक है परिरक्षण प्रभाव, ये प्रतिकर्षण का बल है, ये परमाणु के आकार में वृद्धि करता है। ठीक है? अच्छा, अब एक बात सुनो, मैं बात करता हूं 3D संक्रमण श्रेणी की। ये बल आपके समझ में आए? अब बात को आगे समझो। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने दोस्तों 3D संक्रमण श्रेणी की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये आपके सामने 3D संक्रमण श्रेणी लिखी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना। इसकी परमाणु क्रमांक 21 है। बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, उपांत कक्षा के D में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, उपांत कक्षा के D उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। सही है? अरेंजमेंट में ऐसी है ना। अब एक बात बताओ, मुझे ढंग से सुनना। जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम गया, टाइटेनियम से मैं वेनेडियम जाऊं, तो बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 3। क्या बढ़ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। स्कैंडियम से टाइटेनियम गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका 22 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटोनों की संख्या है। स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, प्रोटॉन भी 1 बढ़ा और इलेक्ट्रॉन भी 1 बढ़ा, इसलिए परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप टाइटेनियम से वेनेडियम गए, प्रोटॉन भी 1 बढ़ा और इलेक्ट्रॉन भी 1 बढ़ा, वो आपको दिख ही रहा है। मतलब जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है और सिग्मा भी बढ़ता है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से आकर्षण का बल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रतिकर्षण का बल भी बढ़ता है। भाई इधर से इधर जा रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही बढ़ते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश भी, आकर्षण का बल भी। जब हम 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों, एक एक बात को समझना, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। फिर बात आई साहब किस में वृद्धि अधिक होती है। मैंने कहा कि जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम गए या टाइटेनियम से आप वेनेडियम गए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वो कहाँ बढ़ रहा है? लड़के ने कहा देखो साहब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है D उपकोष में। मैंने कि D उपकोष मतलब
कि साहब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा? जैसे स्कैंडियम में मान लो पहले से ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा? उपांत कक्षा में बढ़ा। स्कैंडियम से आप टाइटेनियम गए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो उपांत कक्षा के डी उपकोष में तो बढ़ा, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बढ़ा? सिग्मा। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर अन्य इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल। जब उपांत कक्षा के स्कैंडियम से आप टाइटेनियम पे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण का बल बढ़ेगा ना, सिग्मा है वो जोरदार बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है उपांत कक्षा में, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के जस्ट पीछे, और उपांत कक्षा के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल जोरदार होता है। तो मेरी बात को समझो तुम, अगर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ही जाता तो उसका प्रतिकर्षण का बल दुर्बल होता, मतलब उसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन उपांत कक्षा के डी उपकोष में गया है, जस्ट पीछे आया है, तो इसका बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण का बल अधिक होगा। मतलब हम जब स्कैंडियम से टाइटेनियम जाएंगे तो सिग्मा में अधिक वृद्धि होगी, और प्रभावी नाभिकाश में भी वृद्धि होती है, पर उसमें वृद्धि क्या होगी? कम। तो आप बताओ, जब अपन 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, मैंने दो ही बात कही, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, पर किसके मान में अधिक वृद्धि होती है? परिरक्षण प्रभाव, प्रतिकर्षण के बल में। क्यों अधिक वृद्धि होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में वृद्धि जो होती है, स्कैंडियम से हम टाइटेनियम जाएं या टाइटेनियम से बेरिलियम जाएं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन उपांत कक्षा के डी उपकोष में बढ़ता है, उपांत कक्षा में बढ़ता है, जिसका प्रतिकर्षण बल जोरदार होता है, अतः सिग्मा के मान में अधिक वृद्धि होती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताना, स्कैंडियम से हम जब जिंक तक जाएंगे तो बताइए परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या में क्या होगी? लड़के ने तुरंत कहा वृद्धि होगी। मैंने की वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि साहब देखो, प्रभावी परिरक्षण प्रभाव में अधिक वृद्धि हो रही है, प्रतिकर्षण के बल में अधिक वृद्धि हो रही है, तो दादागिरी तो इसी की चलेगी। सिग्मा में वृद्धि इसमें अधिक हो रही है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कम। आकर्षण का बल दुर्बल है, प्रतिकर्षण का बल प्रबल है, तो लड़का कह रहा है तो आकार में क्रमशः वृद्धि होगी। अरे यार, प्रतिकर्षण के बल में अधिक वृद्धि हो रही है ना, तो तुमने क्या कहा? आकार में क्रमशः क्या होगी? वृद्धि। पर मैंने कहा आकार में वृद्धि नहीं, आयरन तक तो आकार घटेगा, फिर आयरन से निकेल तक आकार लगभग बराबर रहेगा। मेरे शब्दों को बहुत ही बारीकी से सुनना, और अंत में आकार में वृद्धि होगी। लड़का कह रहा है ये क्या? साहब देखो, आप खुद ही कह रहे थे कि जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम और टाइटेनियम से वेनेडियम जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव में अधिक वृद्धि होती है, और परिरक्षण प्रभाव प्रतिकर्षण का बल है, इसमें अधिक वृद्धि होगी तो आकार में वृद्धि होनी चाहिए, पर आपने तो साहब आयरन तक आकार घटा दिया। मैंने अब समझो इसका कारण ऐसा क्यों हुआ। देखो, स्कैंडियम से पहले हम जाते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, और पहले जाते हैं तो फिर पी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। अरे भाई, स्कैंडियम से ही तो डी ब्लॉक के तत्व चालू हो रहे हैं, स्कैंडियम से पहले कहाँ के तत्व हैं? एस और पी ब्लॉक के, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है बाह्यतम कक्षा में, जिसका प्रतिकर्षण बल दुर्बल होता है। मतलब इससे पहले के, इसके भूतकाल में जाओ, पीछे जाओ, स्कैंडियम से पहले के तत्वों में हम बात करें तो स्कैंडियम से पहले के तत्वों में, स्कैंडियम से पहले के तत्वों में दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा के एस या पी उपकोष में, जिसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है, तो अधिक वृद्धि प्रभावी नाभिकीय आवेश में। मतलब स्कैंडियम तक किसमें अधिक वृद्धि हुई थी? प्रभावी नाभिकीय आवेश में। तो स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक प्रभावी नाभिकीय आवेश में अधिक वृद्धि होने के कारण स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक तो ये ही ताकतवर होता है।
भाई मेरी बात सुनो, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश तो पहले से ही ताकतवर है। अब मान रहा हूं सिग्मा में तेजी वृद्धि हो रही है, सिग्मा अब तेज बढ़ रहा है। जैसे डी ब्लॉक के तत्व आए वैसे ही सिग्मा में परिरक्षण प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है, पर पहले से ताकतवर कौन है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस वजह से आयरन तक ये ही अधिक प्रभावी होता है, अधिक ताकतवर होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो आकार में कमी आती है। फिर आयरन से जब हम बढ़ते हैं निकिल तक तो ये दोनों लगभग बराबर आ जाते हैं। बराबर क्यों आ गए? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है ना सिग्मा, और जब सिग्मा बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो ये दोनों, इनमें आयरन कोबाल्ट और निकिल में ये दोनों लगभग बराबर मतलब समान प्रभावी हो जाते हैं। और अंत में तो तुम समझ गए होंगे उल्टा हो जाएगा। सिग्मा में तेजी से वृद्धि हो रही है तो अंत के जो तत्व हैं निकिल से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कौन अधिक ताकतवर हो जाएगा? सिग्मा। और सिग्मा जब ताकतवर हो जाएगा तो निकिल से लेकर के जिंक तक आकार में वृद्धि होती है। तो आप इतनी मैंने समझाया, इसका क्या अर्थ निकला लास्ट में? 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयरन तक आकार में, परमाणविक आकार में व परमाणविक त्रिज्या में कमी आती है। क्यों आती है? तो आप कहोगे क्योंकि स्कैंडियम से आयरन तक प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव से अधिक प्रभावी होता है। इतनी मेहनत का ये रिजल्ट है, इसलिए आकार घटता है। फिर आयरन, कोबाल्ट व निकिल तीनों का आकार लगभग बराबर होता है क्योंकि इनमें दोनों लगभग समान प्रभावी होते हैं। और अंत में आकार में वृद्धि हो गई। क्यों आकार में वृद्धि हो गई? क्योंकि अंत में सिग्मा और अधिक क्या हो गया है? प्रभावी, इससे अधिक ताकतवर हो गया है जेड इफेक्टिव से, तो अंत में आकार में वृद्धि हो जाती है। तो अपन ने इतनी मेहनत की है, इसका ये रिजल्ट निकला है। क्लियर, समझ गए? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके क्या समझ में आया? जब हम स्कैंडियम से जिंक तक बढ़ते हैं तो बताइए किसमें तेजी से वृद्धि हो रही है? हम कहेंगे कि जेड इफेक्टिव में कि सिग्मा में? सिग्मा में। सही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है डी कोष में, जिसका प्रतिकर्षण बल अधिक है, तो सिग्मा में अधिक वृद्धि हो रही है। पर स्कैंडियम में प्रभावी नाभिकीय आवेश पहले से ही ज्यादा है और आयरन तक प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहता है, चाहे सिग्मा खूब तेजी से बढ़े। तो इसलिए आकार घटता ही जाता है, क्योंकि ये ताकतवर है जेड इफेक्टिव, तो ये आकार को घटाता चला जाएगा। फिर दोनों में लगभग, यहाँ आयरन, कोबाल्ट और निकल में लगभग दोनों समान प्रभावी हो जाते हैं, तो आकार लगभग बराबर चलता है और अंत में सिग्मा अधिक प्रभावी हो जाता है। सिग्मा तेजी से बढ़ रहा है ना, यहाँ पर सिग्मा कम प्रभावी है, यहाँ सिग्मा लगभग बराबर में आ गया जेड इफेक्टिव के, और अंत में सिग्मा ताकतवर हो गया तो आकार अंत में बढ़ जाएगा। तो हम यही बात लिख सकते हैं, समझ में आई हो तो लिखते हैं। चलो 3D संक्रमण श्रेणी में, 3D संक्रमण श्रेणी में 3D संक्रमण श्रेणी में दोस्तों 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, मैंने कंप्लीट समझाया ये ऐसा क्यों हो रहा है। बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से आयरन तक परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या में कमी आती है। क्योंकि हमको 3D संक्रमण श्रेणी ही पढ़नी है, ना कि 4D और 5D, ठीक है ना। तो स्कैंडियम से लेकर के हम जब आयरन तक जाते हैं तो परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या में कमी आती है, क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश, नीचे लिख रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश
परिरक्षण प्रभाव से अधिक प्रभावी है, ताकतवर है, इसलिए आकार में कमी आती है। सही है। आगे लिख सकते हैं, बाद में आयरन से निकल तक, देख लो ढंग से, बता रहा हूं मैं इसे अभी। बाद में आयरन, आयरन मतलब Fe से निकल तक परमाण्विक आकार व परमाण्विक त्रिज्या लगभग समान होती है। इनको समझने में ही है सब कुछ मजा। नोट्स तो बहुत छोटे हैं इस चैप्टर के, 4-5 पन्ने के ही हैं, पर समझने के हैं पूरे। परमाण्विक आकार व परमाण्विक त्रिज्या लगभग समान होते हैं, क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसका सिंबल क्या है, जेड इफेक्टिव, आकर्षण का बल, क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव दोनों लगभग समान प्रभावी होते हैं। ठीक है। और अंत में निकेल से जिंक तक आकार में वृद्धि होती है। तो पहले आकार घटता है और अंत में बढ़ जाता है। परमाण्विक आकार व परमाण्विक त्रिज्या में वृद्धि होती है। क्योंकि अंत में प्रभावी नाभिकीय आवेश, या ऐसे कह लूं अंत में परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश से अधिक प्रभावी हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। ठीक है। और एक वो क्रम वो लिख ही देता हूँ। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फै को नी क्यों जलाती। किसका क्रम? परमाण्विक आकार व परमाण्विक त्रिज्या का क्रम। क्या क्रम आएगा? स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक घटेगा, फिर लगभग बराबर और अंत में बढ़ेगा। कारण लिख देता हूं। स्कैंडियम से स्टार्ट करें और आयरन तक कौन ताकतवर है? जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश किससे? सिग्मा से। सही है। फिर आयरन से निकेल तक
दोनों लगभग समान प्रभावी हैं और अंत में जेड इफेक्टिव से सिग्मा ताकतवर हो जाता है। तो इस तरह से आप नोट कर लो जैसे मैंने लिखा है, कंप्लीट एक टेक में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसे नोट करो। हाँ, ये आपने नोट कर लिया। अब इसी में ही एक टॉपिक और है, यही चल रहा है नंबर 2, परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है लेंथेनाइड संकुचन। तो उसकी भी बात इसी टॉपिक में करते हैं, एक न्यू हेडिंग डाल करके। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसी में ही एक टॉपिक लेंथेनाइड संकुचन, इसको समझ लेना ढंग से, बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। इसलिए देखो, अब तुम्हें याद आया होगा वर्ग नंबर 3 स्कूटर यामाहा ला एसी आ गया। वर्ग नंबर 4 टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम है। एक बात सुनो, आपको पता ही है लेंथेनम के बाद 14 तत्व आते हैं और एक्टिनियम के बाद 14 तत्व आते हैं। हम इन 14 तत्वों की बात कर रहे हैं। जो आवर्त संख्या कौन से में है, ये आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7। भाई डी ब्लॉक के तत्व 4 आवर्तों में है, पिछली क्लास याद आ गई होगी। तो जी हाँ, लेंथेनाइड तत्वों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं लेंथेनम के बाद उपस्थित 14 तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। या ऐसे कहूँ, लेंथेनम के बाद उपस्थित 14 एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, बात को समझो। लेंथेनम के बाद उपस्थित, हर चीज को ढंग से समझना, 14 एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। अच्छा, ये 14 तत्व जो हैं लेंथेनम के बाद हैं, ये 14 तत्व हैं जो लेंथेनम के बाद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लेंथेनम के बाद हैं, है ना। इनमें ये ब्लॉक के तत्व हैं, तो ये तो फिक्स है कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, एफ उपकोष में। और वो एफ उपकोष जो होता है वो पूर्व उपांत कक्षा का होता है। पूर्व उपांत का मतलब समझ जाओ, ये बाह्यतम कक्षा हो गई, ये बाह्यतम के अंदर वाली उपांत और ये उपांत के अंदर वाली पूर्व उपांत। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेगा इनमें। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेंथेनाइड तत्व जो हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है और इसका बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण का बल दुर्बल होता है, बहुत दुर्बल होता है। सही है, बात सुन लो। अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करे उपांत कक्षा में, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों में होता है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, अभी समझाया है, उपांत कक्षा में, जिसका प्रतिकर्षण का बल तो जोरदार होता है। पर पूर्व उपांत कक्षा का इलेक्ट्रॉन वो तो बहुत पीछे है, उसका बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण का बल क्या होता है, दुर्बल। तो मैं यही बात लिखता हूं, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, समझते चलो और लिखते चलो। इन तत्वों में, ब्लैक बोर्ड पर तुम तो लास्ट में लिखना, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन
पूर्व उपांत्य कक्षा के F उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, जिसका क्या दुर्बल है, परिरक्षण प्रभाव। इस इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। क्लियर? अच्छा, तो आप जैसे सीरियम से प्रेसियोडिमियम पे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, है? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा? उपांत्य कक्षा, पूर्व उपांत्य कक्षा के F कोष में, जिसका प्रतिकर्षण बल दुर्बल है। तो यहां से जब सीरियम से प्रेसियोडिमियम में जाओगे तो सिग्मा में वृद्धि होगी कम और जेड इफेक्टिव फिर क्या बढ़ेगा? ज्यादा। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है ज्यादा? क्योंकि सिग्मा कम बढ़ रहा है। जब प्रतिकर्षण का बल कम बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक क्या, ये डी ब्लॉक से जस्ट उल्टा हो रहा है। डी ब्लॉक के तत्वों में जब अपन बाएं से दाएं जाते थे, 3D संक्रमण श्रेणी ध्यान करो, वहां किसमें अधिक वृद्धि होती थी? सिग्मा में। और यहां किसमें अधिक वृद्धि हो रही है? प्रभावी नाभिकीय आवेश में। तो हम लिख सकते हैं, आते हैं लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परिरक्षण प्रभाव की तुलना में प्रभावी नाभिकीय आवेश में अधिक वृद्धि होती है। समझ गए ना? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन बहुत पीछे जा रहा है तो परिरक्षण प्रभाव बेचारा कमजोर है, तो किस में अधिक वृद्धि होगी? प्रभावी नाभिकीय आवेश में। प्रभावी नाभिकीय आवेश में अधिक वृद्धि होती है। अब बात को आगे समझो। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश में अधिक वृद्धि होगी तो दादागिरी इसकी चलेगी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश में अधिक वृद्धि होगी तो लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्रम से क्या आएगी? कमी, क्योंकि इसमें ज्यादा वृद्धि हो रही है आकर्षण के बल में। अतः हम कह सकते हैं लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार में क्रमशः कमी आती है। मतलब परमाणविक आकार क्रमशः घटता जाता है। घट क्यों रहा है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में तेजी से वृद्धि हो रही है तो आकार का वो घटाता चला जाएगा। अतः परमाणविक आकार में क्रमशः मतलब लगातार कमी आती है। ठीक है, और यह घटना क्या कहलाती है? लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। अब ये क्यों पढ़ाया यहां पर, इसका कारण समझो। ठीक है, वापस आ जाओ ब्लैक बोर्ड पर। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, क्या लिख दिया मैंने? स्कूटर यामाहा ला एसी, टीचर जरा हाफ और रदरफोर्डियम, वैनेडियम, क्रोमियम, अरे यार विनवता। अच्छा, यहां 14 तत्व हैं तेरे लैंथेनाइड जिनमें आकार क्रमशः घट रहा है।
लेंथेनम के बाद चालू हो जाते हैं 14 एफ ब्लॉक के तत्व जिनमें आकार क्रमशः घट रहा है और प्रभावी नाभ के आवेश क्रमशः बढ़ रहा है जिससे आकार घट रहा है। तो हाफनियम पर जब आप पहुंचोगे तो इसमें भी तो प्रभावी नाभ के आवेश उच्च हो जाएगा। तो हाफनियम का आकार जिरकोनियम के लगभग बराबर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है ना। ये आवर्त संख्या 4 है, 5 है, 6 है। इसमें भाइतम संख्या, टाइटेनियम में बात करो, टाइटेनियम में भाइतम कक्षा कौन सी है? चौथी है। जिरकोनियम में भाइतम कक्षा 5वीं है। हाफनियम में भाइतम कक्षा 6ठी है। तो हाफनियम का आकार तो बड़ा होना चाहिए, पर हाफनियम में क्या हुआ है, हाफनियम से पहले लेंथेनाइड तत्व आ गए ना। और जिन लेंथेनाइड तत्वों में क्या हुआ कि बाएं से दाएं जाने पर क्रम से प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ा था, तो हाफनियम में प्रभावी नाभ के आवेश उच्च हो जाएगा। और प्रभावी नाभ के आवेश जब उच्च हो जाएगा तो इसका आकार घटा करके जिरकोनियम के लगभग बराबर हो जाएगा। मतलब लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव छठे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्वों पर पड़ता है। सही है? अरे सही कह रहा हूं ना, इन पर ही तो पड़ेगा, आगे तक पड़ेगा, लास्ट तक। हम कह सकते हैं काम की बात, इसलिए समझा रहा था मैं। लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव किस पर पड़ता है? हैं? छठे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्वों पर पड़ता है। तत्वों पर पड़ता है। ठीक है? लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनमें कौन में? छठे आवर्त के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में, इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, अधिक होता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया ना, तो इनमें प्रभावी नाभ के आवेश उच्च होता है। अतः इनका आकार अपने वर्ग के ऊपर वाले तत्व के लगभग समान होता है। ढंग से समझ लो, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम के नीचे कौन है? जिरकोनियम। और जिरकोनियम के नीचे कौन है? हाफनियम। और हाफनियम में तो लेंथेनाइड संकुचन लग गया ना, और लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसमें प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ गया, जिससे इसका आकार घट करके इसके बराबर हो गया। सही है? तो क्वेश्चन आ जाए कि जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान होता है, क्यों? तो हम आंसर देंगे कि हाफनियम में लेंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभावी नाभ के आवेश उच्च हो जाता है, जिससे इसका आकार घट करके जिरकोनियम के लगभग समान हो जाता है। और नीचे भले ही चाहो तो आप लेंथेनाइड संकुचन को भी समझा सकते हो। कैसी रही? शानदार। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो? पहले से नोट करो, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। वीडियो पॉज करो, इसे नोट करो। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो। तो आज हमने 2 ही गुण पढ़े, पर दोनों ही शानदार पढ़े। पहला धात्विक गुण पढ़ा और दूसरा परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या। ठीक है? तो आप ऐसे समझो कि डी ब्लॉक में अगर हम वर्ग में जाएं ऊपर से नीचे,
है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो दूसरे और तीसरे तत्व का आकार, वर्ग के दूसरे और तीसरे तत्व का आकार लगभग समान होगा। सही है, क्योंकि जो तीसरा तत्व है इसमें लेंथेनाइड संकुचन लग गया जिससे इसका आकार घट गया और दूसरे तत्व के, वर्ग के दूसरे तत्व के लगभग बराबर हो गया। जैसे हम विनवता, तो नव और ता मतलब नायोबियम और टेंटालम का आकार लगभग बराबर होगा, क्योंकि टेंटालम में तीसरे तत्व में लेंथेनाइड संकुचन लग गया जिससे प्रभावी नाव के आवेश बढ़ने से इसका आकार घट गया। तो ये आपका क्लियर आ गया होगा समझ में। अब हम आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।